नेक्स्ट है इसके बाद जो टॉपिक है बेटा, ठीक है, अपने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब आते हैं मॉडल्स पे। फर्स्ट मॉडल दिया बेटा जे थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल दिया उन्होंने? प्लम पुडिंग मॉडल। स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने जो फर्स्ट मॉडल दिया वो दिया जे थॉमसन ने, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। इनका नाम क्या दिया उसने? प्लम पुडिंग मॉडल। उसने क्रिसमस जो केक आता है, ठीक है, पुडिंग केक, इसके ऊपर क्या लगे हुए थे? ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। उसने इस मॉडल से, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बताया, ठीक है। जे थॉमसन ने केवल इलेक्ट्रॉन्स को बताया था, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को बताया कैसे? उसने कहा कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये जो प्लम पुडिंग में जो ये केक है, ठीक है, ये तो स्फेरिकल शेप है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उसने बताया ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं। और इसने एक और एग्जांपल दिया वाटरमेलन का। वाटरमेलन आपने देखा हो तो वाटरमेलन में दो चीजें होती है बेटा, एक तो रेड एडिबल पार्ट होता है अंदर, ठीक है, और एक होते हैं उसके अंदर सीड्स। उन सीड्स को तो इसने कहा नेगेटिवली चार्ज, और इसको कहा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो एटम भी कुछ ऐसा ही है वाटरमेलन की तरह। जो रेड एडिबल पार्ट है वो पूरा स्फीयर में फॉर्म में है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। उसके अंदर सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है जो एम्बेडेड इन इट, जो उसमें प्रेजेंट है। उसको समझाया इसने, एटम को कैसे समझाया? वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल लेके, क्रिसमस जो पुडिंग आती है उसको लेके इसने कंप्लीट किया, ठीक है। तो जे थॉमसन ने बेटा दो पोस्टुलेट दिए। दो पोस्टुलेट क्या दिए? एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर and electrons are embedded in it. उसने कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। उसने शेप ऐसे दी, भैया ये प्लम पुडिंग मॉडल है, स्फीयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रूट्स। जैसे प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब रखे हुए हैं, ठीक है। ये उसका मॉडल था। सेकंड, उसने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकंड पॉइंट क्या कहा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, so atom is electrically neutral. इसने एक चीज और कही, इसने कहा, क्या कहा बेटा? कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी जितने अमाउंट में पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, जिसके कारण वो दोनों कैंसिल, और एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है बेटा? न्यूट्रल। तो ये किसने बताया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने दो पोस्टुलेट दिए। नंबर 1, एटम किसका कंसिस्ट है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। सेकेंड, इसने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्लियर, जिसके कारण एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोनों अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे, ठीक है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो है, ठीक है। तो ये किसने बताया? जे थॉमसन ने, बाय गिविंग टू एग्जांपल्स। एक तो वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था और एक प्लम पुडिंग मॉडल का। क्रिसमस पुडिंग में उसने ये कहा कि क्रिसमस की जो केक होता है, ठीक है, ऊपर जो केक होता है वो स्फीयर शेप में होता है, वो स्फेरिकल शेप का पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड एग्जाम्पल वाटरमेलन से समझाया। वाटरमेलन में इसने क्या कहा कि वाटरमेलन जो है, ठीक है, वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होता है अंदर का, वो तो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? बट
इसकी थ्योरी बेटा फेल हो गई, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या फेल हुई, इसने इस मॉडल में न्यूट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं किया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को तो एक्सप्लेन किया बट न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके कारण इसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। इसकी थ्योरी में पॉइंट्स सही थे बट न्यूट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है। और यह है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में कहीं प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो आगे मॉडल में अपन को पता पड़ेगा कि कौन कौन सी गलत प्रूव हुई। तो फर्स्ट तो है उसने न्यूट्रॉन्स नहीं बता पाया, ठीक है। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस मॉडल। अब जो दूसरे साइंटिस्ट ने इसके रिजल्ट्स निकाले तो वो ये निकल ही नहीं रहे थे जो इसने रीजंस दिए थे, ठीक है। जो इसने रिजल्ट्स दिए थे वो निकल ही नहीं रहे थे, ठीक, जिसके कारण इसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल। फिर इसी का ही एक स्टूडेंट था कि भाई जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स पे देखता हूं कि उनमें से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है। सेम चीज जे थॉमसन पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसने क्या सोचा कि मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट ये काम करके दिखाया था, वो स्टूडेंट था रदरफोर्ड। फिर आया रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मेथड मॉडल आया था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, क्लियर। तो जे थॉमसन का जो एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड, जैसे मैं आप में देख रहा हूं कि यार मेरा कोई स्टूडेंट आईएएस बनेगा, वैसे ही जे थॉमसन ने भी सोचा होगा कि हाँ यार मेरा स्टूडेंट आके इस मॉडल को प्रूव करेगा आगे, और वही हुआ। जे थॉमसन आया और रदरफोर्ड मॉडल दिया उसने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो जे थॉमसन का स्टूडेंट ही था, ठीक है। फिर उसने मॉडल दिया और उससे एक्सप्लेन किया, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करते हैं उसकी। Watermelon is an example of which model? कौन से मॉडल में वाटरमेलन को लेकर ये समझाया गया, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी समझाएगी। थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड, नन। जे थॉमसन discovered proton, electron, neutron, none. According to Thomson, there is a sphere which is positive, negative, neutral, none. Positive and negative charge are dash in magnitude, equal, different, both, none. देखो बेटा ये सारे पॉइंट्स जे थॉमसन की थ्योरी के हैं बेटा, ठीक है। पहली चीज अपन ने जे थॉमसन को क्लियर कर लिया, तो दोनों पोस्टुलेट्स आने चाहिए कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और सेकंड बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दीज 2 पॉइंट्स वर डिस्कस बाय थॉमसन। अब क्वेश्चन है वाटरमेलन कौन सी थ्योरी का एग्जांपल था, कौन से मॉडल में वाटरमेलन को डिस्कस किया? तो ऑब्वियस है थॉमसन ने कहा था जो रेड एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड जो उसके सीड्स हैं ब्लैक कलर के वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नन।
जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था? जे थॉमसन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू थॉमसन देयर इज अ स्फीयर व्हिच इज, थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम का स्फीयर होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन। थिंक अबाउट इट कि थॉमसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? स्फीयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन थ्योरी देयर इज अ स्फीयर व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर डैश इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक, कोई भी एटम अगर न्यूट्रल चार्ज होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? सेम नंबर में होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, और डायरेक्शन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि थॉमसन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, डिफरेंट नहीं हो सकता है न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, बाकी सब में क्या रहता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बेटा इसके बाद रिवीजन में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। रदरफोर्ड जो मॉडल था ना बेटा, सबसे सिंपल मॉडल था रदरफोर्ड। ठीक है, सबसे सिंपल मॉडल कौन सा था? रदरफोर्ड का मॉडल था। अब बेटा रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था ना, वो बहुत सही चीज बताता था। स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड मॉडल था वो बहुत सही चीज बताता था। कैसे? रदरफोर्ड ने, देखो थॉमसन ने तो क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। अब जो रदरफोर्ड था, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को क्रेडिट दिया जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी या न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की, ठीक है, वो देखना है अपन को। तो रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा? गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, सबसे थिन फॉइल जो होती है वो गोल्ड की होती है। थिन फॉइल जो होती है वो किसकी होती है बेटा? गोल्ड की। उसने गोल्ड की फॉइल ली और उस पर पार्टिकल्स को फेंका। कौन से पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स जो थे वो थे बेटा हीलियम के डबली चार्ज एटम्स। हीलियम के डबली चार्ज पार्टिकल्स थे। यानी इसकी थ्योरी में अब 4 पॉइंट्स अपन को पढ़ने हैं। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट और लास्ट है लिमिटेशंस। ये 5 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई जो रदरफोर्ड ने बताया वो क्या बताया। तो सबके पॉइंट अलग अलग है बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट था एक्सपेरिमेंटल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना बेटा, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेरिमेंटल मॉडल, यानी एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या। नंबर 1 फर्स्ट थिंग यही है कि एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, तो वो देखते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया बेटा? ही टुक, देखो, ही चूज गोल्ड फॉइल एज इट इज वेरी थिन। आपने देखा होगा मिठाई पे फॉइल लगी हुई होती है, या अपन खाना पैक करने के लिए भी फॉइल यूज करते हैं। वो फॉइल बहुत थिन होती है, उससे भी ज्यादा थिन होती है गोल्ड की फॉइल। उससे भी बहुत ज्यादा थिन किसकी होती है बेटा? गोल्ड की फॉइल। ही चूज गोल्ड फॉइल एज इट इज वेरी थिन एंड 1000 एटम्स थिक। वो कितने एटम थिक थी बेटा? केवल 1000 एटम्स थिक थी, ज्यादा थिक भी नहीं थी, ओनली 1000 एटम्स थिक। अब 1000 एटम्स कैसे उन्होंने, मतलब फॉइल जो बनी हुई है उसमें केवल 1000 एटम्स है, उसके अलावा एक भी एटम एक्स्ट्रा नहीं है, तो बहुत थिन थी। सेकेंड, अब इस पे जो पार्टिकल्स उसने हिट करा, गोल्ड फॉइल में तो क्या है? एटम है। उसको ये देखना है कि भाई पार्टिकल को जब मैं हिट कराता हूँ तो क्या हो रहा है। पार्टिकल जा रहे हैं, क्या सीधे निकल जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, या वापस मेरे तक ही आ रहे हैं, उसको ये डिपिक्ट करना था। तो उसने क्या किया? गोल्ड फॉइल ले ली, वो 1000 एटम्स थिक थे। ठीक। सेकेंड, उसने जो पार्टिकल्स फेंके, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है बेटा? फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे अल्फा वर्ड जो है उसका मतलब होता है फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो इसने जो अल्फा पार्टिकल्स लिए वो किसके लिए? ही चूज अल्फा पार्टिकल्स
अल्फा पार्टिकल्स का मतलब फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ हीलियम विच वर डबली चार्ज, वो क्या थे, डबली चार्ज हीलियम के पार्टिकल्स थे। डबली चार्ज का मतलब यह होता है कि वो इतने चार्ज थे कि बहुत फास्ट मूव करें, इतने चार्ज थे कि वो बहुत फास्ट मूव करें। अल्फा पार्टिकल्स हमेशा डबली चार्ज ही होते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल्स हमेशा क्या होता है, डबली चार्ज ही होते हैं। तो उसने क्या चूज किया, अल्फा पार्टिकल्स किसके, हीलियम के, वो भी क्या थे, डबली चार्ज ऑफ मास 4u, और उनका मास कितना था, 4। हीलियम का मास कितना होता है, 4। आपको ये पता है कि मैंने एटॉमिक मास याद कराया है आपको ट्रिक से। हीलियम का नंबर होता है 2, 2 इवन है, इवन होता है तो आपको एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लगाना है, इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 4, इसका मास क्या होता है। थर्ड, he assumes the particles will deflect by small angles। उसने ये भी कहा था कि जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे डिफ्लेक्ट होंगे, स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से क्या होंगे बेटा, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ही चूज गोल्ड फॉइल एज इट इज वेरी थिन एंड 1000 एटम्स थिक। He chose alpha particles of helium which were doubly charged of mass 4u. He assumed the particles will deflect by small angles। जो particles होंगे वो small angle से क्या होंगे बेटा, deflect होंगे। ये सब उसने सोच लिया था। नेक्स्ट, अब उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी होता है, तो वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो डायग्राम क्या था बेटा इसका, तो पहले आप ये 3 पॉइंट है वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो लिखने पड़ेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि उसने क्या क्या किया, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया। फिर इसके बाद अपन डायग्राम बनाते हैं बेटा, डायग्राम भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है। नेक्स्ट, ये डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये एटम्स है, ठीक है, 5-5 की लेयर बना रहा हूं मैं, 4 लेयर बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपके बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है। ये न्यूक्लियस है बेटा, एटम के सेंटर में क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब उसने क्या किया, हीलियम के डबली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, ये आया पार्टिकल, ये पार्टिकल चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ये भी चला गया। कुछ पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट होंगे, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। और बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन में एक चीज ये थी, ये स्टार है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसके एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम में सिंपल है, आपको क्या करना है, कुछ रेस तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में से निकाल देनी है, कुछ डिफ्लेक्ट करा देनी है, और एक ऐसी लेनी है जो वापस रिबाउंड करानी है। अब इससे उसने ऑब्जर्वेशन की, इसने ऑब्जर्वेशन में एक चीज कही कि ऑब्जर्वेशन में इसने क्या चीज नोटिस की, ऑब्जर्वेशन लिखा नहीं रहा हूं, पहले समझो। ऑब्जर्वेशन में इसने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, क्लियर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अवे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अवे। बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट अवे क्या हो गए, पास हो गए। फर्स्ट पॉइंट यही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अवे। सेकंड
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ज्यादा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट अवे पास हो गए, कुछ पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। एंड 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल, ये एवरेज निकाला उसने, ठीक है, उसने करीबन 1 लाख पार्टिकल फेंके होंगे, उसमें से 7-8 क्या होंगे, रिबाउंड हुए। तो उसने कहा कि हर 12,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से रिबाउंड होता है, यानी गया और वापस जहां से गया था वहीं वापस आ गया। 12,000 में एक ऐसा पार्टिकल होता है जो क्या होता है, रिबाउंड, जो क्या होता है बेटा, रिबाउंड होता है। तो इसकी थ्योरी यहां तक की थी कि ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट नोट किए, क्या क्या 3 पॉइंट नोट किए वो लिखने पड़ेंगे अपन को। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा का सिंबल है बेटा, पास स्ट्रेट अवे विदाउट डिफ्लेक्शन, बहुत सारे पार्टिकल क्या हो गए, स्ट्रेट अवे पास हो गए। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ क्या हुए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड, 1 आउट ऑफ 12,000 रिबाउंडेड या रिबाउंड बाय 180 डिग्री, कितने डिग्री से रिबाउंड हुआ, 180 डिग्री से रिबाउंड हुआ। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो इसने ऑब्जर्वेशन में नोट किए। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा कंक्लूजन। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या थे इसके, तो कंक्लूजन देख लेते हैं बेटा। अब बेटा इसका कंक्लूजन क्या था, देखो बेटा, अब इसको ये तो पता पड़ गया था कि बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट अवे पास हो गए, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए और एक ऐसा पार्टिकल था जो रिबाउंड हुआ। अब इसने बोला ये सब हुआ क्यों, कुछ तो एटम ऐसा रहा होगा ना कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसने उस ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन बनाए। उन्हीं ऑब्जर्वेशन से क्या बनाया बेटा, 3 कंक्लूजन्स बनाए। कितने कंक्लूजन्स बनाए, 3। और तीनों कंक्लूजन ढंग से सुनिएगा। कंक्लूजन फर्स्ट था कि भैया यार जब पार्टिकल बहुत सारे फेंकता हो तो वो अनडिफ्लेक्टेड होके स्ट्रेट अवे पास हो जाते हैं। तो स्ट्रेट अवे पास होते हैं तो उसका कारण क्या होगा, स्ट्रेट अवे पास होने का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो वो कारण क्या होगा ये बताना था। फर्स्ट थिंग, कारण क्या रहा होगा ये पहले आपको बताना पड़ेगा। तो भाई इसने बोला कि भाई स्ट्रेट अवे पास होने का फर्स्ट कारण ये होगा कि यार स्पेस बहुत ज्यादा खाली होगी, अभी तो स्ट्रेट अवे पास हो रहा है। अब सिंपल समझो, घर में आपके बहुत सारे, जहां से आपका रास्ता है वहां बहुत सारे सामान पड़े, तो आप स्ट्रेट अवे भाग के पास हो सकते हो या नहीं हो सकते, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, हाँ या ना। लेकिन अगर आप सीधा पास हो रहे हो इसका मतलब सामने कुछ था ही, जगह खाली थी, मैं स्ट्रेट अवे पास हो गया। तो उसने यही कहा कि एटम में बहुत सारी स्पेस क्या होती है बेटा, खाली होती है। स्पेस खाली होने के कारण वो पार्टिकल सीधा सीधा चला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट से ये डिपिक्ट हुआ कि भाई फर्स्ट पॉइंट अपन ये बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अवे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अवे। तो उसने इसमें पॉइंट दे दिया, उसने क्या कहा, ही सेड दैट most of the space in an atom is empty, most of the space in an atom is empty, बहुत सारी स्पेस जो एटम में होती है वो खाली होती है। फर्स्ट पॉइंट इसने ये दिया। सेकेंड अपन ने बोला कि भैया कुछ डिफ्लेक्ट हुए ना, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हुए ये बताओ आप। तो उसने कहा कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने का भी कारण था। रीजन ये था कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एटम पे कौन सा थॉमसन मॉडल लगाना ना, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गए, क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण वो डिफ्लेक्ट हो गए। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। थर्ड, भाई एक बार हर 12,000 में एक पार्टिकल ऐसा कौन सा था जो 180 डिग्री से रिबाउंड हो रहा है। फिर यहाँ पे रदरफोर्ड के डिस्कवरी ने मेन रोल प्ले किया।
रदरफोर्ड ने उस टाइम एक सेंटेंस कहा कि एटम में एक सेंटर होता है और उस सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एटम में एक सेंटर होता है और उस सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के कोई भी चीज भिड़ती है तो वो 180 डिग्री से क्या होती है? रिबाउंड होती है। ये जो सेंटेंस था ये उसको नोबेल प्राइज दिला गया था। इस सेंटेंस ने उसको नोबेल प्राइज दिलाया। उसने कहा एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एटम का सारा मास जो होता है उस न्यूक्लियस में होता है। आप अभी एटॉमिक मास की डिफाइन बताऊंगा, ठीक है। मास नंबर की जो डिफाइन होती है ना वो होती है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है न्यूक्लियस में, यानी एटम का पूरा मास का है न्यूक्लियस में, जिसके कारण अगर आप न्यूक्लियस के भिड़ोगे तो 180 डिग्री से क्या होगे? रिबाउंड होगे। ये जो सेंटेंस था ये कहा था रदरफोर्ड और इसी सेंटेंस के कारण उसको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। क्लियर? तो रदरफोर्ड ने जो ये सेंटेंस कहे वो ढंग से सुनिएगा। अब ये भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि थॉमसन जो था, ठीक है, उसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड और रदरफोर्ड का स्टूडेंट था बोर, ठीक है। और वो जो तीनों साइंटिस्ट है ना, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन और जेम्स टेबिल, ये भी एक दूसरे के क्या थे? स्टूडेंट थे और टीचर थे, ठीक। अब कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट अपन ये लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। बहुत सारी स्पेस क्या होती है एटम में? एम्प्टी होती है। सेकेंड, देयर इज पॉजिटिव चार्ज which deflect the particle। पॉजिटिव चार्ज होता है जो पार्टिकल को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड एट द सेंटर ऑफ एटम there is a nucleus which rebounds the particle। क्लियर? ये तीन रीजन के कारण रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन दे दिए। रदरफोर्ड के कंक्लूजन आपको समझ में आ गया बेटा कि बहुत सारी स्पेस खाली होती है इसलिए सीधे से निकल जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, और एक ऐसा पार्टिकल था जो सेंटर से रिबाउंड हुआ तो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसके कारण वो रिबाउंड होता है। नेक्स्ट इसके बाद आए रिजल्ट्स। ये डिफरेंस नहीं है ना बेटा, ये डिफरेंस नहीं है, मैंने दो पार्टीशन कर दिए बोर्ड में, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या कहा? अब भाई सब आपने बता दिया, एक्सपेरिमेंट में क्या लिया ये आपने बता दिया, आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया ये बता दिया, और उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था कि भाई ये सब क्यों हुआ, ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीजें क्यों आई, ये कंक्लूजन बता दी। अब आपको थ्योरी का रिजल्ट लिखना था, तो रिजल्ट क्या लिखा इसने रिजल्ट में बहुत अनशन बातें लिखी जिसके कारण इसकी थ्योरी फेल हुई। बेटा थ्योरी फेल होने का एक ही रीजन था, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी थ्योरी फेल होने का रीजन था इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया बेटा, थ्योरी में बहुत सारी चीजें गलत थी जिसके कारण इसकी थ्योरी क्या होगी? फेल। अगर ये वो पॉइंट भी सही लिख देता तो इसकी थ्योरी फेल हुई। बस इसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वो इसने बहुत सही चीज़ कही, इसलिए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं आज भी हम। इसकी थ्योरी को पढ़ते क्यों हैं उसका कारण ये है, बाकी साइंटिस्ट बहुत अच्छा था ये, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या थे इसके, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे बेटा वो बहुत सही थे रिजल्ट्स। देखते हैं, फर्स्ट इसने कहा द मास ऑफ एन एटम is present in the center or in nucleus। फर्स्ट इसने पॉइंट कहा कि जो मास होता है एटम का वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है, और जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसने कहा द साइज ऑफ न्यूक्लियस
is very small than the size of atom. एटम की साइज से न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। एटम की जो साइज होती है बेटा, उससे न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ये इसके 3 रिजल्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट रिजल्ट को वापस समझते बेटा। फर्स्ट रिजल्ट इसने कहा जो एटम का मास होता है, जो एटम का मास होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अपन ने कहा था कि मास नंबर निकालने का तरीका क्या होता है। मास नंबर निकालने का तरीका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और वो दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो बताओ एटम का मास कहाँ होगा, ऑब्वियस है न्यूक्लियस में, हाँ या ना, ऑब्वियस है ना बेटा, न्यूक्लियस में ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो एटम का मास भी कहाँ है, न्यूक्लियस में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करते रहते हैं बेटा, रिवॉल्व करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ओके, जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, छोटी होती है, और वो एटम की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी होती है। न्यूक्लियस की साइज एज कंपेयर टू एटम इज वेरी स्मॉल। आपने अभी अपन ने देखा होगा डायग्राम बनाया था, तो मैंने क्या बनाया, एक गोला बनाया और बीच में ही न्यूक्लियस। अब मास सारा इसमें, बट इसकी साइज और एटम की साइज कंपेयर करेंगे, छोटी है या नहीं है, ऑब्वियस छोटी है। न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है एटम से, ये उसने समझा दिया। ठीक है, अब बेटा है इसकी लिमिटेशंस, इसकी थ्योरी फेल होने का रीजन क्या था, और बोर की थ्योरी, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी थी, अब इसका रदरफोर्ड का अपन बेटा लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी के लिमिटेशन क्या है। रदरफोर्ड थ्योरी के लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। देखो बेटा, रदरफोर्ड साइंटिस्ट बहुत सही था, ठीक है, बट उसकी थोड़ी सी चीजें क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड। उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने का मतलब ये हुआ कि जब वो एक्सेलरेशन करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में जब भी एक्सेलरेशन करेगा तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट का मतलब रिलीज करेगा। तो आप बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिट कम होगी या ज्यादा होगी, सोचो, उसकी ऑर्बिट कम होगी या ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया, वापिस देखो। देखो बेटा, एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिवली चार्ज किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है मान लो, तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इसकी ऑर्बिट क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और छोटी और छोटी और छोटी, और एक दिन ये कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और जिस दिन ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही नहीं, फिर न्यूक्लियस तो रहेगा ही नहीं, तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। क्या एटम अनस्टेबल होता है, नहीं होता। तो इसकी थ्योरी से मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है एटम अनस्टेबल है, बट एटम तो अनस्टेबल होता ही नहीं है। अब कैसे करें, तो इसकी थ्योरी यही फेल होगी। ठीक है, तो अपन अब रीजन लिखते हैं व्हाई हिज थ्योरी वाज फेल। इसकी थ्योरी फेल होने का कारण था, he said that electrons revolve around the nucleus in circular orbits. Clear? During acceleration, the electron will radiate energy and finally they fall into the nucleus. अब जब वो न्यूक्लियस में गिरेंगे तो न्यूक्लियस पूरा टूट जाएगा। न्यूक्लियस टूटा यानी एटम भी टूट गया। सिंपल चीज ये देखो, इसका एग्जांपल, एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ज्यादा इलैबोरेट मत करना और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना। ये समझो बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, कपल्स, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। और इलेक्ट्रॉन कौन है, बाहर का आदमी। इलेक्ट्रॉन कौन है, बाहर का आदमी। अब सिंपल समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन इनके घर में घुसेगा तो ये बोलेगा मैं तो न्यूट्रॉन से प्यार करता हूँ, मैं तो न्यूट्रॉन से क्या करता हूँ, लव करता हूँ।
तो जब इनका डाइवोर्स होता है ना तो लोग यही बोलते हैं कि भैया पति पत्नी का घर टूट गया, यही बोलते हैं। आपने सुना होगा घर टूट गया, घर टूट गया, घर टूट गया। तो इनका घर जो था वो एटम था, यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा तो एटम ही टूट गया। एटम टूट गया तो एटम स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन एक लवर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घर में रहते हैं, घर है उनका एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उनके घर के अंदर घुस गया, ठीक। घर के अंदर घुसेगा तो भाई प्रोटॉन पूछेगा, प्रोटॉन पति, प्रोटॉन पूछेगा कि भाई ये कौन, तो ये बोलेगा नहीं मैं तो इसका लवर। फिर इनका घर टूटेगा, डाइवोर्स होगा, तो घर टूटने का मतलब एटम टूट गया। एटम इनका घर था, एटम टूट गया। कभी भी ये नहीं कहते कि पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया, ये कहते हैं इनका घर टूट गया। घर टूटने का मतलब ये है कि एटम टूट गया। एटम टूटा यानी एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। एटम क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल। क्लियर। तो ये थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल था, डोंट टेक इट सीरियसली, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल बेटा। क्लियर। सो ये एग्जांपल जो है इससे आपको समझ में आएगा, ठीक। फिर जो बोर था ना, बोलने का ये इलेक्ट्रॉन लवर नहीं, ये नौकर है, ही इज अ सर्वेंट, ही इज अ सर्वेंट। अब थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा पहले अपन रदरफोर्ड को पूरा एक्सप्लेन कर लें। चलिए, रदरफोर्ड ने जो कहा वो लिख लेते हैं बेटा। देखो, फिर है आपको लिखना भी, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular orbit. During acceleration, electron will radiate energy and ultimately fall into the nucleus इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो एक्सेलरेशन के टाइम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते हैं एनर्जी, और रेडिएट करते हैं तो अल्टीमेटली किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। हेंस द एटम बिकम्स अनस्टेबल, which is not possible. इसकी थ्योरी से अपन को पता पड़ा कि एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एटम अनस्टेबल है, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, तो ये पॉसिबल रहा ही नहीं। इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी यहाँ आके फेल हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस तक सही है उसकी थ्योरी, बस इलेक्ट्रॉन में आके फेल। फिर इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए अपन गए दूसरी थ्योरी पे, जिसका नाम था बोर्स मॉडल। नील बोर करके एक साइंटिस्ट था, उसने बोर्स मॉडल दिया। पहले ये लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। एक्सेलरेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते हैं एनर्जी, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और हेंस एटम बिकम्स अनस्टेबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये लिख लीजिए बेटा फटाफट। नेक्स्ट इसके बाद बोर्स थ्योरी करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर इसके बाद बोर्स का मॉडल है बेटा, वो भी बहुत सिंपल है। बोर्स का मॉडल भी ज्यादा हार्ड नहीं है ये मॉडल्स, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करने पड़ेंगे तभी आएंगे, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए बोर्स मॉडल। फिर बोर्स मॉडल लिखते हैं अपन, ये तो रदरफोर्ड है, इसके बाद बोर्स लिखते हैं। चलिए, आप वीडियो को पोस्ट करके भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके लिखेंगे तो आपके पास वो कंटेंट रहेगा और आप फटाफट लिख सकते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बेटा बोर्स ने क्या कहा, बोर ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन लवर नहीं है, वो नौकर है, सर्वेंट है। अब आप बोलेंगे ये सब क्या बोल रहे हैं सर, तो और थ्योरी को कॉम्प्लिकेटेड बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने का तरीका है। अब देखो कैसे, लवर तो अंदर घुस सकता है, लेकिन नौकर कभी भी मालिक के रूप में नहीं घुसता। नौकर क्या करता है, पैसे लेता है, घूमता रहता है, पैसे लेता है, घूमता रहता है। हाँ सर क्या लाऊं, हाँ सर क्या लाऊं, हाँ सर क्या लाऊं। क्या नौकर अपनी एनर्जी रेडिएट करता है? हाँ करता है सर, बट वो हाथों हाथ वापिस
इन द फॉर्म ऑफ मनी वो वापस अपनी एनर्जी गेन कर लेता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को लूज करता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा भाई। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज करेगा तभी तो गिरेगा। तो इसमें बोर्स ने क्या कहा? बोर्स सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब यही सिंपल सन के साथ भी होता है। मैं देखो सन है ना बेटा, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या सारे प्लैनेट्स सन के अंदर गिरते हैं? नहीं गिरते, घूमते तो वो भी है। अब वो भी डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट किसी का भी नहीं होता। सर्कुलर ऑर्बिट जिसका भी रहेगा वो गिरेंगे। उनका ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने से क्या होता है? वो अर्थ अपनी एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करता है, अर्थ अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। अर्थ सन के अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है, वो मजबूर है कि घूमना पड़ेगा। वो भी सर्वेंट की तरह काम कर रहा है भाई, सन उसको पैसे दे रहा है तो उसको घूमना पड़ेगा, कैसे भी हो जाए। सेम चीज एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पैसे देता है कि भाई घूम घूम, तो उसकी एनर्जी अल्टीमेटली डिक्रीज नहीं होगी। वो क्या है? उसके अट्रैक्शन से घूम रहा है, वो उसके अट्रैक्शन से घूम रहा है और उस अट्रैक्शन का उसको क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है। तो वो कभी भी एटम के न्यूक्लियस में जाके नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट उसमें नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था। तो ये बोर्स मॉडल था, इसके आगे अपन देखते हैं बोर्स मॉडल में और क्या क्या है, फिर आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।